आइए इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी एक बेहद क्रूर साम्राज्य में बदल गई। जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये भूमि दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में गिनी जाती थी, और फिर एक कंपनी सिर्फ व्यापार के बहाने आती है और धीरे धीरे पूरे देश की ही मालिक बन बैठती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर एक विदेशी ताकत ने इतनी चालाकी से यहाँ की संप्रभुता को कैसे कुचल दिया। स्क्रीन पर दिख रहे ये आर्थिक पतन के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 1700 में जो भारत पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 24% हिस्सा रखता था, ध्यान दीजिए 24%, वही भारत 1947 तक आते आते गिरकर केवल 4% पर सिमट गया। ये एक कॉरपोरेट घुसपैठी द्वारा दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर देने का एक जीता जागता सबूत है। इसी को हम इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ या संपत्ति का पलायन कहते हैं, जिसने एक बेहद समृद्ध सभ्यता को भयानक गरीबी की ओर धकेल दिया। हमारी इस परीक्षा रिव्यू गाइड को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरे इतिहास को 6 कालानुक्रमिक भागों में बांटा है। पहला, व्यापारियों से शासक तक। दूसरा, लालच, विश्वासघात और प्लासी। तीसरा, अकाल और संपत्ति का पलायन। चौथा, संप्रभुता के लिए संघर्ष। पांचवा, 1857 का महान विद्रोह। और आखिर में कंपनी का पतन। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, व्यापारियों से शासक तक, स्वर्ण युग और घुसपैठिया। आइए देखते हैं कि कैसे मसालों की तलाश में निकली एक मामूली सी अंग्रेजी संस्था उस भूमि पर आ पहुंची जहां उस वक्त 1 किलो काली मिर्च की कीमत एक यूरोपीय मजदूर की पूरे साल की कमाई के बराबर हुआ करती थी। है ना हैरानी की बात। साल था 1600। मात्र 72,000 पाउंड की पूंजी और एक शाही एकाधिकार यानी रॉयल मोनोपोली के साथ शुरू हुई ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूंजीवाद का एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल था जहां कई निवेशक एक साथ पैसा लगाते थे और जोखिम आपस में बांट लेते थे। इसी स्मार्ट मॉडल की वजह से कंपनी समुद्र में होने वाले भारी नुकसान को आसानी से झेल गई और धीरे धीरे भारत में असीम और बिल्कुल अनियंत्रित शक्ति जुटाने में कामयाब हो गई। इतिहास की परीक्षा के नज़रिए से ये टाइमलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए। 1613 में सूरत की पहली फैक्ट्री, फिर 1639 में मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके बाद 1661 में बॉम्बे, जो मजे की बात देखिए पुर्तगालियों से अंग्रेजों को महज दहेज के रूप में मिल गया था, और अंत में 1690 में कलकत्ता का फोर्ट विलियम। अगर हम गौर करें तो एक सदी के भीतर ही ये साधारण सी व्यापारिक चौकियां चुपचाप भारी किलेबंद सैन्य ठिकानों में तब्दील हो गईं। अब हम आते हैं भाग 2 पर, लालच, विश्वासघात और प्लासी। टर्निंग पॉइंट, साल 1757। ये वो स्मारकीय वर्ष था, वो टर्निंग पॉइंट जहां कॉरपोरेट रणनीति अचानक से शांतिपूर्ण व्यापार से हटकर राजनीतिक हेरफेर और धोखेबाजी में बदल गई। मुझे एक बड़ा काम करना होगा। ये छोटा सा वाक्य रॉबर्ट क्लाइव की लापरवाह और खतरनाक महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से बयां कर देता है। एक पूर्व क्लर्क जिसने अपने असीमित लालच में बंगाल के शक्तिशाली नवाब को सीधे चुनौती देने का दुस्साहस किया। यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जहां व्यापारिक नीतियां सीधे तौर पर सत्ता हथियाने की साजिशों का रूप लेने लगी। अब प्लासी के इस युद्ध को समझिए। ये कोई बहुत महान सैन्य जीत नहीं थी। एक तरफ सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिक और 40 तोपें थीं, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के पास केवल 3,000 सैनिक। तो फिर क्लाइव कैसे जीता? दरअसल ये जीत एक भ्रष्ट लेन देन और एक बहुत बड़े विश्वासघात का नतीजा थी। कमांडर मीर जाफर ने सत्ता के लालच में अपने ही नवाब के साथ गद्दारी कर दी। मतलब एक कॉरपोरेट रणनीति ने बिना कोई असली युद्ध लड़े ही पूरे बंगाल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसके बाद आता है 1765 का दीवानी समझौता। ये इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस एक समझौते के जरिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर यानी टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब जरा सोचिए, ये विदेशी निगम अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, बल्कि आधिकारिक तौर पर एक शासी निकाय, ये सरकार बन गया था। और बस यहीं से भारत की संपत्ति के उस व्यवस्थित पलायन की असली शुरुआत हुई, जिसने आने वाली कई सदियों तक देश की अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, अकाल और संपत्ति का पलायन, शोषण और त्रासदी। अब हम कॉर्पोरेट लालच के उस सबसे खौफनाक और अंधेरे अध्याय की जांच करेंगे जहां कंपनी की अकल्पनीय चकाचौंध और आम लोगों की विनाशकारी मानवीय त्रासदी के बीच एक बहुत ही भयानक विरोधाभास पैदा हो गया था। 1770 के भीषण सूखे का दौर, जब फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थीं और किसान दाने दाने को मोहताज थे। ऐसे वक्त में राहत देने की बजाय कंपनी ने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर सीधे चौंका देने वाले 50% तक कर दिया। ये कदम साफ दिखाता है कि सत्ता और मुनाफे के नशे में चूर इस व्यापारिक इकाई के लिए मानवीय संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं थी। और इस क्रूर कर नीति का नतीजा क्या हुआ? 1770 के इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी यानी लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग मारे गए। ये एक अकल्पनीय, दिल दहला देने वाली त्रासदी थी। इंसानी जिंदगी से ज्यादा शेयर होल्डर्स के मुनाफे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एक तरफ लोग सड़कों पर भूख से तड़पकर जान दे रहे थे और ठीक उसी वक्त कंपनी अपनी लूटी हुई संपत्ति और अनाज जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेज रही थी। परीक्षा की तैयारी के लिए स्क्रीन पर दिख रही ये कर प्रणालियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। 1793 के स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट ने बंगाल में जमींदारों के एक ऐसे वर्ग को मजबूत किया जिन्होंने कंपनी को भारी लगान चुकाने के लिए किसानों का बेतहाशा शोषण किया। वहीं दूसरी तरफ मद्रास और बॉम्बे में जो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई, उसने सीधे किसानों पर ही इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि वे अपनी ही पीढ़ियों पुरानी जमीन खो बैठे और महज एक मजदूर बनकर रह गए। अब आते हैं भाग 4 पर, संप्रभुता के लिए संघर्ष, साहस और प्रतिरोध। देखिए, कंपनी का ये लगातार विस्तार और बर्बर शोषण बिना किसी चुनौती के तो नहीं रहने वाला था। कई दूरदर्शी और साहसी स्थानीय नेताओं ने इस अंधी कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा का कड़ा विरोध किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जैसे कंपनी के अधिकारियों की वो गणनात्मक, लालची और धोखेबाज महत्वाकांक्षा थी, और दूसरी तरफ मैसूर के टीपू सुल्तान का सम्मानजनक बचाव। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को रोकने के लिए फ्रांसीसी गठबंधन बनाए और युद्ध के मैदान में आधुनिक रॉकेट तकनीक का शानदार तरीके से नेतृत्व किया। मैसूर के बाघ टीपू सुल्तान, इन्होंने अपनी सेना को एक बेहद कुशल और आधुनिक युद्ध इकाई में पूरी तरह बदल दिया था। वे युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय शासक बने। उन्होंने कंपनी के लालची विस्तार को रोकने के लिए पूरे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के द्वारों की रक्षा करते हुए जब वे अंततः वीरगति को प्राप्त हुए, तो ब्रिटिश अधिकारियों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने पूर्ण संप्रभुता के उस विचार को मारा है जो कभी किसी विदेशी के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं था। अब हम प्रवेश करते हैं भाग 5 में, 1857 का महान विद्रोह, संगठित बगावत। 1857 वो ऐतिहासिक ब्रेकिंग पॉइंट था जहां कंपनी के लगातार अहंकार और दमन ने अंततः खुद की ही सैन्य बलों पर से उसका नियंत्रण पूरी तरह खत्म कर दिया। हुआ ये कि सेना में नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाहें फैल गईं। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की गहरी धार्मिक मान्यताओं को बहुत बुरी तरह आहत किया। जब मेरठ में सिपाहियों ने इन कारतूसों को छूने से साफ इनकार कर दिया और बदले में उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो बरसों से दबा हुआ वो ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ा। 9 मई 1857 का वो दिन था जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जेल के ताले तोड़ दिए और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर नजर डाले तो साफ पता चलता है कि ये प्रतिरोध कितना व्यापक और संगठित हो चुका था। दिल्ली में इस विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने संभाला। कानपुर में कमान नाना साहिब के हाथों में थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने डटकर रक्षा की और झांसी तथा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी की सेना के खिलाफ एक बेहद भयंकर और ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। वो विद्रोहियों में सबसे अच्छी और सबसे बहादुर सैन्य नेता थी। ब्रिटिश जनरल रोज का यह बयान रानी लक्ष्मीबाई की भयंकर बहादुरी और युद्ध कौशल को बिल्कुल सही तरीके से उजागर करता है। उन्होंने कंपनी की अन्यायपूर्ण हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को सिरे से नकार दिया और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया। और अब हमारा अंतिम भाग, भाग 6, कंपनी का पतन, ब्रिटिश ताज का कब्जा।
1857 के उस विशाल विद्रोह को अंततः पूरी ब्रिटिश सैन्य ताकत लगाकर कुचल तो दिया गया, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद पर एक ऐसा घातक और जानलेवा प्रहार किया जिससे वो फिर कभी उभर ही नहीं पाई। दरअसल ब्रिटिश सरकार को अब ये पूरी तरह से एहसास हो गया था कि एक निजी व्यापारिक निगम किसी भी सूरत में इतने विशाल उपमहाद्वीप को नहीं संभाल सकता। इसीलिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया और भारत का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण सीधे महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य यानी ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, यदि आज के दौर में किसी आधुनिक कॉरपोरेट एकाधिकार के पास एक संप्रभु राष्ट्र जैसी सैन्य और राजनीतिक शक्ति आ जाए, तो क्या इतिहास का वही लालच और शोषण का चक्र फिर से दोहराया जाएगा? यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास अक्सर हमें हमारे भविष्य की चेतावनियां देता है।